इन माय चैनल वंस अगेन विच इज नेम फोकस टू एजुकेशन विद प्रियम बजा। तो अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी शिक्षा शास्त्र पेपर जो है उससे स्नातक कर रहे छात्रों या पर स्नातक कर रहे छात्र या छात्राएं जो भी, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो शिक्षा के बीए पार्ट 1 में शिक्षा के सिद्धांत जो पेपर है, फर्स्ट पेपर है बीए पार्ट 1 का एजुकेशन सब्जेक्ट से, जो स्नातक या पर स्नातक कर रहे हैं जिन छात्रों ने लिया है, उसकी 4th यूनिट हमने ख़त्म कर ली थी। फिर 5th यूनिट हमने शुरू की थी जिसमें हमें दिया है हमारे सिलेबस में शैक्षिक नियोजन, उसके अर्थ, महत्व, प्रकार, बाकी के जो टॉपिक हैं 5th यूनिट में, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब पिछले वीडियो में हमने शिक्षा के अर्थ को शैक्षिक नियोजन के अर्थ एवं उसके महत्व को जाना। आज हम उसके प्रकार को जानेंगे, यानी टाइप्स ऑफ एजुकेशनल प्लान। तो चलिए शुरू करते हैं। शैक्षिक योजना के अनेक प्रकार हैं, यानी शैक्षिक योजना का कोई एक प्रकार नहीं, विभिन्न प्रकार के उसके प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार हैं। हर क्षेत्र से अगर लेके हम देखें तो फिर शिक्षा की परिस्थिति, शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षा के कार्यक्रमों की पूर्ति की दृष्टि से अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं। शिक्षा की परिस्थिति क्या है, यानी क्या सिचुएशन है, किस सिचुएशन में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अनौपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, औपचारिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, विद्यालय में ग्रहण कर रहे हैं या समाज के अन्य किसी माध्यम से हम ग्रहण कर रहे हैं। तो उस हिसाब से फिर शिक्षा के उद्देश्य एवं शिक्षा के कार्यक्रमों की दृष्टि से अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई जाती हैं, यानी जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य होता है उसके अनेक कार्यक्रम जो होते हैं, उसका अगर हम उसके उद्देश्य की दृष्टि से एवं शिक्षा के कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए उसके क्या उद्देश्य, उसके साथ हम प्रोग्राम मैनेज करेंगे या कार्यक्रम करेंगे, फिर उसकी दृष्टि से अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई जाती है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं ना, शैक्षिक नियोजन यानी एजुकेशनल प्लानिंग जो है, तो उसके हिसाब से हम अनेक प्रकार की प्लानिंग करते हैं, जिससे हमारा जो उद्देश्य है, जो उद्देश्य हम रखना चाहते हैं कि हमारे छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा प्रोवाइड करना है। ये कोई इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ के कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, उनके हिसाब से, उनके उद्देश्य से, या समाज के लिए कैसी शिक्षा उपयोगी है, चाहे वो किसी क्षेत्र से भी संबंध रखते हो, तो इस प्रकार से उसकी योजना हम बनाते हैं। तो वो विभिन्न प्रकार की होती है। फिर यहाँ कुछ प्रमुख प्रकारों को हम चर्चा करेंगे। पहला है समवेत शिक्षा, यानी ओवरऑल प्लान, जितनी भी यानी शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं सबको लेके हम चलेंगे, ओवरऑल प्लान बनाएंगे। तो क्या है, शिक्षा की प्रत्येक शाखा की पृथक योजना होती है भाई। तो शिक्षा की जो प्रत्येक शाखा है, शिक्षा की शाखा कौन कौन सी हैं, शैक्षिक, मान लीजिए हम शैक्षिक समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, या फिर हम पढ़ रहे हैं शैक्षिक अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के विषय, जैसे शैक्षिक पर्यावरण पढ़ रहे हैं, शैक्षिक प्रबंधन एवं मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो अनेक प्रकार के लिए हमें अलग अलग पृथक योजना बनानी होगी। फिर किंतु जब उन सभी के लिए एक साथ बनाई जाती है तो समावेत योजना कहते हैं। किंतु जब हम किसी एक के बारे में सोच रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे कि पृथक कह देते हैं। लेकिन जब ओवरऑल प्लान की हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, समावेत योजना, यानी जिसमें हम, जैसे कि जब हम एमए करते, पीजी करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय या उससे जुड़े महाविद्यालयों से, जब हम पीजी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एजुकेशन सब्जेक्ट हमारा, उसमें हमको क्या उसमें हमें शैक्षिक मनोविज्ञान भी पढ़ना है, शैक्षिक समाजशास्त्र पढ़ना है, शिक्षा के दार्शनिक आधार क्या है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार क्या, पर्यावरण शिक्षा में पढ़ना है, टीचर एजुकेशन यानी शिक्षा से संबंधित चीज़ें में पढ़ना। तो उस सब के लिए ओवरऑल प्लान हम करेंगे कि क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य देंगे, इस प्रकार की शिक्षा हम पढ़ेंगे। फिर किंतु जब सभी के लिए एक साथ योजना बनाई जाती है उसे समावेत योजना कहते हैं। फिर प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, महिला शिक्षा, विशिष्ट बालकों की शिक्षा, गौण शिक्षा, वंचित वर्ग की शिक्षा की अन्य शाखाओं, यानी जो हमारी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन है, प्राथमिक शिक्षा है, फिर हमारी सेकेंडरी लेवल की एजुकेशन हुई, फिर उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन, फिर तकनीकी शिक्षा, कोई टेक्नोलॉजी की शिक्षा, जैसे हम मान लिया बीटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा रहे हैं, आईआईटी से संबंधित, आईआईटी कोई इंस्टीट्यूशन में हमने नीट का दिया है, मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर हम आईआईटी जेईई एडवांस हमारा क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, तो हम उसमें एडमिशन लेके कर रहे हैं, तो वो
हमें टेक्नोलॉजी की शिक्षा प्रदान करते हैं इस प्रकार। फिर अगर हम एमए भी कर रहे हैं तो भी वो सिलेबस में हमारे समाहित रहता है, यानी हम योजना क्या, अगर एमए करके पीजी करके कोई भी छात्र छात्रा हैं जो निकल जिनके पास एमए की डिग्री है पीजी की, जिसके बाद हम यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, अगर हमारा 55% आता है तो हम क्या हैं, हम एक विशिष्ट शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हमें उस शिक्षा के मतलब जो भी हमारा सिलेबस है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है, उसके अनुसार हमें सारी चीज़ों को उसके हम मास्टर्स की डिग्री, मास्टर्स यानी हम उसमें कमांड हो गई हमारी, हम मास्टर्स हो गए उस विषय में, तो सबको समाहित करके हमें वो शिक्षा दी जाती है जिसमें हम टेक्नोलॉजी से संबंधित भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। फिर है विशिष्ट बालकों की शिक्षा, यानी कुछ बालक होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हों, आर्थिक रूप से हों, किसी भी प्रकार से हों। फिर है प्रौढ़ शिक्षा यानी एडल्ट एजुकेशन, यानी जिनकी एजुकेशन पूरी हो चुकी है फिर या बीच में किसी की छूट गई है, तो एडल्ट जब हम उस प्रौढ़ावस्था में जाएंगे तो फिर हम अगर एडमिशन लेना चाहें तो उसके अनुसार हमारी शिक्षा व्यवस्था में प्लानिंग होती है, बहुत से सुधार होते हैं और हमें वो शिक्षा दी जाती है। फिर है वंचित वर्ग की शिक्षा, वंचित वर्ग यानी जिनका समाज में जिन्हें आरक्षण प्राप्त है, यानी एससी हो गया, एसटी हो गया और क्या बोलते हैं हमारा थर्ड जेंडर हो गया, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। फिर वर्ग की शिक्षा एवं शिक्षा की अन्य शाखाओं, शिक्षा के अन्य शाखाओं जैसे पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो गई, समाज शिक्षा आदि पर यदि समग्र रूप से विचार किया जाता है सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं पर ध्यान देकर उनसे आधार पर प्राथमिकताओं को तय करते हैं, यानी जितने भी शिक्षा के क्षेत्र हैं उनकी क्या आवश्यकता है उसको देख करके हम समाज, चाहे वो सामाजिक शिक्षा हो, जाए हमारी कोई भी शिक्षा हो, हम प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, माध्यमिक कर रहे हैं, उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में है, तो उसके हिसाब से हमें उनकी आवश्यकता के आधार पर प्राथमिकताओं को तय करते हैं हम, यानी हमारी प्राथमिकता क्या है उसके आधार पर कि उनकी क्या आवश्यकता है, उसी के आधार पर हमारी प्राथमिकता तय होती है कि हम ये शिक्षा फला मतलब क्लास में मतलब स्तर पे देंगे, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, तो उस और बच्चों का विकास के हिसाब से हम मतलब प्लान करते हैं कि बच्चों की व्यक्तित्व पर्सनालिटी इंडिविजुअल है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि विशिष्ट शिक्षा पढ़ा उस प्रकार से। फिर और संसाधनों की क्या आवश्यकताओं के अनुरूप आवंटित करते हैं, तो उस योजना को समावेश योजना क्या कहेंगे, मतलब क्या कहेंगे, जो हम आवश्यकता तो देखते ही है समाज की या विभिन्न प्रकार की शिक्षा स्तरों की, लेकिन जब हम संसाधनों यानी रिसोर्सेस के रूप से आवश्यकता को देखते हैं, यानी जो हमारा मानव संसाधन है उसकी क्या आवश्यकता, कैसे हम कुशल मानव संसाधन बन सकेंगे अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, उसकी प्रगति पे, तो उसको हम उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप आवंटित करते हैं, तो उस योजना को शिक्षा समवेत योजना कहेंगे, यानी उस शिक्षा को हम क्या कहेंगे, शिक्षा समवेत योजना कहेंगे। फिर है दूसरा भौगोलिक सीमा पर आधारित प्रकार, यानी टाइप्स बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एक्सटेंट, यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र का संकेत करने वाली योजनाएं कौन कौन सी निम्न इसके अंतर्गत हम जानेंगे, यानी हर देश का, हर राष्ट्र का और समाज के हम जैसा कि जानते हैं उसकी भौगोलिक क्षेत्र अलग है, तो उसमें हम क्या जानेंगे, पहला है राष्ट्रीय योजना। फिर भारत एक विशाल देश है, हमारा भारत एक विशाल देश है, ये सब हम जानते हैं। फिर इसमें अनेक भाषाएं, अनेक धर्म संप्रदाय एवं जातियों के लोग रहते हैं, हमारा भारत बहुत ही विकासशील देश है, विकासशील और बहुत ही विशाल है, तो उसमें जो हम विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा को बोलने वाले, जानने वाले, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, और हर क्षेत्र की आवश्यकताओं को, हर समुदाय, संप्रदाय, जाति और भाषी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समूचे देश के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे राष्ट्रीय योजना कहते हैं। तो हमने जाना कि राष्ट्रीय योजना हम किसे कहते हैं, मतलब कैसे होती है राष्ट्रीय योजना, जो हम भौगोलिक सीमा पर आधारित प्रकार के देख रहे हैं, तो उसका पहला है राष्ट्रीय योजना। तो राष्ट्रीय योजना हम जानते हैं हमारा भारत एक विशाल देश है जिसमें विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं और विभिन्न समुदाय, हर समुदाय संप्रदाय हो गया, जब किसी संप्रदाय से संबंध रखते हों, जाति हो गई कि उनकी कास्ट क्या है, फिर और भाषी की आवश्यकताओं, यानी उनकी भाषा क्या है, वो किस भाषा को जानने वाले, किस भाषा मतलब कहाँ से, उत्तर भारत से बिलोंग कर रहे हैं या मध्य भारत से हो गया, दक्षिण भारत के हैं या पश्चिम भारत के हैं, तो उस प्रकार से हम उनके भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखकर, उनके कल्चर को ध्यान में रखकर अपनी शिक्षा की जब प्लानिंग करते हैं, राष्ट्रीय योजना को बनाते हैं, तो वो शिक्षा हमारी क्या होती है, एक सफल मार्ग हमें
प्रशस्त करती है कि हम उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को विशिष्ट पूरे देश के लिए मतलब हम कैसे काम आ सकेंगे मानव संसाधन के रूप में, कि हमारे अंदर, हमारे व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास हमारे व्यक्तित्व का हो सके। तो उस सब को लेके जो भी टॉपिक है उस सब को हम सिलेबस में अपने शामिल करेंगे, उसकी शिक्षा ग्रहण करेंगे। जो भी इंस्टीट्यूशन है या संस्थागत शिक्षा है, तो हमें शिक्षा की जो प्राप्ति हो निकलेंगे, हमें कुशल मानव संसाधन बन के निकलेंगे। तो हमें इस प्रकार के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनानी पड़ेगी। समूचे देश के लिए योजना बनाई जाती है जिसे हम राष्ट्रीय योजना कहते हैं, जो केंद्र सरकार के द्वारा या कोई कमेटी गठित कर दी गई या आयोग गठित है, उन्होंने ये मतलब सिलेबस में दे दिया कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे। इस पर कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, तो उस प्रकार से। फिर क्या है, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर भौगोलिक मतलब सीमा पर आधारित प्रकार क्या है। पहला तो राष्ट्रीय योजना हो गया, फिर हम दूसरा पढ़ेंगे, इसमें 4 है। दूसरा हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय योजना, यानी रीजनल प्लान, किस हम क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उस हिसाब से भी हमें योजना को समाहित करना होगा। फिर है जिन देशों में सत्ता का विकेंद्रीकरण है, यानी समाज के, दुनिया के कोई भी राष्ट्र है जहाँ पे सत्ता का विकेंद्रीकरण है, वहाँ देश कई क्षेत्रों में विभक्त होता है। तो भारत राज्यों में विभक्त है और प्रत्येक राज्य की अपनी आवश्यकताएं हैं। तो भारत क्या है, भारत राज्यों से बन के बना है ना। विकेंद्रीकरण यानी हर जगह की, जिस क्षेत्र से, जिन राष्ट्रों में सत्ता का विकेंद्रीकरण है, यानी हम अलग अलग क्षेत्र से मतलब बिलोंग कर रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र की स्पेशल एजुकेशन या पर्टिकुलर जो एजुकेशन है, वहाँ की भौगोलिक के सीमा के बारे में हम पढ़ेंगे, या फिर हम भाषा से संबंधित शिक्षा देंगे, इस प्रकार की शिक्षा। तो वो देश कई, जैसे भारत भी राज्यों में विभक्त है, मतलब अलग अलग राज्यों की अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है। मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश में भाजपा पार्टी की सरकार है, फिर हम जाते हैं किसी अन्य प्रदेश में किसी कांग्रेस की सरकार हो गई, या फिर भाजपा की, या किसी भी पार्टी की केंद्रीय पार्टी मतलब राष्ट्रीय पार्टी हो या क्षेत्रीय पार्टी हो। तो इस हिसाब से हम समझते हैं इसको, ये शिक्षा मतलब विकेंद्रीय क्षेत्रीय योजना यानी विकेंद्रीकरण, क्योंकि हमारा भारत एक सत्ता विकेंद्रीकरण राष्ट्र है। फिर वह योजना जो राज्य विशेष को ध्यान में रखकर बनाई जाती है क्षेत्रीय योजना कहलाती है। किस पर्टिकुलर, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश से ले रहे हैं, उस राज्य की हमें योजना बनाई जाती है तो क्षेत्रीय योजना कहलाती है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा को नया कलेवर देकर नियोजित किया जा रहा है, या क्षेत्रीय योजना है। उत्तर प्रदेश में क्या है, प्राथमिक स्तर को नया कलेवर यानी समय के हिसाब से, समाज के हिसाब से, उस हिसाब से हम शिक्षा का नियोजन कर रहे हैं, नया कलेवर एक सेट कर रहे हैं, तो देकर उसको नियंत्रित किया जा रहा है, यानी उसको कंट्रोल कि हम उस शिक्षा को प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। उस शिक्षा संस्थान में वैसे टीचर हैं नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसका एक रूल होता है, एक रेगुलेशन होता है। जैसे हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो उसके लिए नैक होता है। नैक क्या होता है कि मतलब संस्था होती है जो हमें ग्रेड देती है, मतलब विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हो गए, महाविद्यालय हो गए, सेंट्रल लेवल के हो गए, स्टेट, तो उसे हमारे क्या कॉलेज में क्या मिलता है, मतलब उसने उसे A+ ग्रेड दे दिया, आउटस्टैंडिंग दे दिया, वो दे दिया, मतलब सबसे अच्छा। तो इस प्रकार से हम प्राथमिक शिक्षा को नया कलेवर देके नियोजित किया जा रहा है, या क्षेत्रीय योजना ही है। फिर है जनपदीय योजना, यानी तीसरा डिस्ट्रिक्ट प्लान। प्रत्येक राज्य में कई जिले होते हैं। अभी हमने जाना भारत एक विकसित देश है, विकासशील देश है, और वहाँ पे अनेक राज्य की अनेक मतलब ज़रूरतें होती हैं। तो इसमें क्या है, फिर राज्य किससे बनता है, हमारा जो देश है वो बना राज्यों से। राज्य किससे बनता है, जिलों से बनता है, जनपद से बनता है। प्रत्येक राज्य के अपने जनपद होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं। फिर उन जनपदों की अलग तहसीलें होती हैं, ब्लॉक होते हैं, फिर ग्राम होते हैं, गांव क्षेत्र होते हैं। तो इस प्रकार से हम शिक्षा को प्लान करते हैं। तो प्रत्येक राज्य में कई जिले होते हैं, प्रत्येक जिले की अपनी भौगोलिक पहचान होती है और संसाधन होते हैं, मतलब हर जिला अपनी भौगोलिक पहचान को रखता है, उस हिसाब से वहाँ संसाधन उपलब्ध होते हैं, जिसको हम उपयोग कैसे करेंगे ये हमें शिक्षा के माध्यम से पता चलेगा। फिर कुछ जिले में बाढ़ का प्रकोप झेलते हैं, तो कुछ जिले पानी के लिए तरसते रहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, कभी कभी हमें, अगर हम उत्तर भारत में रह रहे हैं या फिर हम महाराष्ट्र वगैरह में रह रहे हैं, तो क्या हुआ, वहाँ पे हमें पानी की या जल का संकट, हमें जब गर्मी का हमारा सीजन आता है तो हमें देखने को मिलता है। और कुछ ज़िले हैं जैसे बिहार हो गया,
या फिर हमारा उत्तर पूर्व का राज्य हो गया कोई जो बाढ़ से प्रकोप से प्रभावित है, इस प्रकार से हम देखेंगे। केरला हो गया हमारा, तो कुछ ज़िले पानी के लिए तरसते रहते हैं। फिर कुछ ज़िलों में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो कोई ज़िला प्राकृतिक संसाधन से वंचित होता है। यानी कुछ ज़िले क्या होते हैं, प्राकृतिक संसाधन जहाँ प्रचुर मात्रा में रहते हैं। जैसे हमारा कोयला कहाँ पाया जाता है, जिस भी राज्य में पाया जाता है, मान लीजिए झारखंड हमने ले लिया या कोई राज्य पर्टिकुलर, तो वो राज्य तो वो राज्य क्या होगा हमारा, प्रचुर मात्रा में वहाँ संसाधन पाया जाता है, तो उस साधन का उपयोग करते हैं। जैसे हम कोयले से हमारी ट्रेनें चलती हैं, या फिर कोयले को हम ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित करते हैं, उससे मान लीजिए हमें बिजली बनाना हुआ, या जल से बिजली जो हम बनाते हैं, जो बांध हम नदियों पे ऊँचे ऊँचे डैम बना देते हैं, तो क्या होता है उससे ये होता है कि अगर हम डैम बनाते हैं तो जो जल शक्ति हम इकट्ठा कर रहे हैं, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम बिजली का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से फिर कुछ जिलों में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो कोई जिला प्राकृतिक संसाधन से वंचित होता है। इन जिलों की शैक्षिक आवश्यकताएं एक सी नहीं हो सकती। तो इन जिलों की शैक्षिक योग्यताएं क्या है, जब वहाँ पे कुछ जहाँ पे संसाधन उपलब्ध है, जहाँ पे नहीं है, तो उसकी शैक्षिक जो है आवश्यकताएं हैं वो एक प्रकार की हो ही नहीं सकती। जैसे हम इंडिविजुअल अगर हम साइकोलॉजी पढ़ें तो उसमें देखेंगे कि हर व्यक्ति की अलग अलग विभिन्न प्रकार की पर्सनालिटी होती है, तो वो उसके हिसाब से शिक्षा ग्रहण करता है। कोई बालक विशिष्ट बुद्धि का है, कोई बालक मंद बुद्धि का है, और किसी बालक को मतलब मूक बधिर है, तो उस हिसाब से उसकी हम शिक्षा की प्लानिंग करते हैं। इसको हम ऐसे उदाहरण के रूप में समझेंगे। जब जिला विशेष को ध्यान में रखकर योजना बनाई जाती है वह जनपदीय योजना कहलाती है। जब हम जिला विशेष को ध्यान में रखकर योजना बनाएंगे, जनपदीय योजना बनाएंगे। जब राष्ट्र को देखेंगे तो राष्ट्रीय योजना होगी, क्षेत्र को देखेंगे यानी राज्य को देखेंगे तो क्षेत्रीय योजना होगी। फिर अब है चौथा यानी संस्थागत नियोजन, इंस्टीट्यूशनल प्लान हो गया। किसी संस्था में हम एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए हम क्या प्लानिंग है, सरकार ने क्या प्लानिंग की है, क्या सुझाव दिए, कमेटी गठित हुई है, तो इस प्रकार से। फिर है किसी शिक्षा की आवश्यकता एवं साधनों को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है, यानी किसी शिक्षा की जो किसी एजुकेशन की आवश्यकता है एवं साधनों को जो ध्यान में रखकर संस्था की आवश्यकता एवं साधनों को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है उसे हम संस्थागत योजना कहते हैं। किसी भी संस्था हो गई, इंस्टीट्यूट हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, हमारा वोकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, जहाँ पे हमें व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसके अनुरूप हम जो योजना बनाते हैं उसे संस्थागत योजना कहते हैं। फिर है संस्थागत नियोजन के संबंध में अगले संस्थागत नियोजन जो है, जैसे कि अभी तो हमने इसके प्रकार पढ़ ली, इसके बारे में छोटा छोटा जान लिया, फिर जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसको हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। फिर है हमने भौगोलिक शिक्षा का समावेश योजना जानी, भौगोलिक सीमा पर आधारित हमने 4 योजनाएं जान ली, यानी राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, जिले स्तर पर क्या है, या फिर जनपदीय योजना, जिले स्तरीय, फिर संस्थागत योजना। फिर है तीसरा आच्छादन पर आधारित प्रकार यानी टाइप बेस्ड ऑन कवरेज, यानी किस प्रकार से हम आच्छादन करते हैं। पहला हो गया इसका व्यापक योजना, कम्प्रहेंसिव प्लान हो गया व्यापक योजना। इस प्रकार की योजना में शिक्षा के सभी क्षेत्रों एवं उपांगों को ध्यान में रखा जाता है। जो इस प्रकार की योजना होती है उस योजना में शिक्षा के सभी जो क्षेत्र हैं, व्यापक रूप में हम योजना बना रहे हैं ना, तो जो सभी क्षेत्र को उनकी आवश्यकताओं, उनके उपांगों को, उपांग यानी कि उनको ध्यान में रखकर इस योजना को बनाया जाता है। इसे समकालित योजना भी कहते हैं। समकालित यानी बराबरी की एक समान शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं सभी विषयों को, विभिन्न प्रकार के विषय जो शिक्षा के में काम आते हैं उनके हिसाब से। फिर 1964 से 66 में कोठारी आयोग द्वारा निर्मित योजना व्यापक योजना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, जिसके फलस्वरूप 1968 में यानी 1968 में भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 यानी 1968 की घोषणा की गई। यानी कि जब हम 1964 से लेकर 66 में देखें, जो कोठारी आयोग निर्मित हुआ, कोठारी आयोग द्वारा निर्मित
योजना व्यापक योजना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, जिसने कमेटी गठित की, उसने जो निर्देश दिए, फिर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 1968 की घोषणा की गई। इस योजना में शिक्षा के व्यापक क्षेत्रों को आच्छादित किया गया, यानी कवर किया गया, चाहे वह क्षेत्रीय हो, त्रिभाषा सूत्र हो, हिंदी, संस्कृत, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का विकास, शैक्षिक अवसरों का समानीकरण, प्रतिभा की खोज, कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा, विज्ञान, शिक्षा तथा अनुसंधान, कृषि तथा उद्योगों के लिए शिक्षा, पुस्तकों का उत्पादन, परीक्षाएं, माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय की शिक्षा, अंशकालीन शिक्षा हो गई तथा भ्रष्टाचार, पाठ्यक्रम साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा, खेल कूद और संस्थों की शिक्षा, शैक्षिक ढांचा। फिर जब हम व्यापक योजना बताएं तो हमने जाना सभी चीज़ों को हमने समाहित कर लिया ना। अपने जो कमेटी गठित की, आयोग आया हमारा 1954 से 66 में, कोठारी आयोग, उनने जो शिक्षा के व्यापक उदाहरण, जो योजना का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, जिसी के फलस्वरूप मतलब जिसके बाद हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में लाई। तो इस योजना के तहत जो व्यापक क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की गई, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में देने का सुझाव दिया गया था उस आयोग द्वारा। तो उसके लिए हमने उसका किया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, मतलब हमने नियम लाया, कानून बना कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सीखने का, और अध्यापकों का स्तर क्या होना चाहिए, वेतन तथा शिक्षा क्या होनी चाहिए, यानी प्राथमिक स्तर में शिक्षकों का वेतन क्या होना चाहिए, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर। इस प्रकार से हम इसको समझेंगे सारी चीज़ों को, मतलब ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हमारे देश में जो हम रखते हैं, जिनको हमें सीखना या जानना ज़रूरी है, तो उस प्रकार से। फिर दूसरा है क्षेत्र योजना, क्षेत्र यानी सेक्टर प्लान। सेक्टर प्लान क्या हो गया, शिक्षा के अनेक क्षेत्र हैं, इसके कई स्तर भी हैं। शिक्षा के अनेक क्षेत्र हैं, इसके कई स्तर भी हैं। पूर्व प्राथमिक या प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर प्रत्येक अलग अलग शैक्षिक आवश्यकताएं होती हैं, यानी शिक्षा के अनेक क्षेत्र हैं। इसमें हम क्या जानेंगे, जैसा कि इसका नाम ही क्षेत्र योजना यानी सेक्टर प्लान। तो विभिन्न क्षेत्रों के हिसाब से उसी राज्य में क्या व्यवस्था है, फिर उसके जिलों में क्या व्यवस्था हमें करनी, शिक्षा के स्वरूप उसकी आवश्यकता क्या है, इस प्रकार से पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, माध्यमिक तथा उच्च स्तर के प्रत्येक अलग अलग शैक्षिक आवश्यकताएँ होती हैं। कृषि व वाणिज्य का अलग क्षेत्र है, वंचितों की शिक्षा का अलग क्षेत्र है। प्रत्येक क्षेत्र की योजना को क्षेत्र योजना कहा जाता है। फिर चौथा है अवधि पर आधारित प्रकार, यानी टाइप बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। वार्षिक अवधि पर, मतलब हम एक अवधि पे योजना बना रहे हैं, अवधि पर आधारित जो प्रकार होगा शैक्षिक नियोजन का क्या है, वार्षिक योजना, एनुअल प्लान। यह योजना एक वर्ष के लिए बनाई जाती है, अधिकतर बजट के विचार से यह योजना बनाई जाती है। मतलब इस योजना में क्या है, अधिकतर जब बजट हम करते हैं किसी कॉलेज का, इंस्टीट्यूशन का या केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसको हम कितना जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है या राष्ट्रीय मतलब अनुदान है, यूजीसी है, तो उस प्रकार से हम समझेंगे कि इसके बजट के हिसाब से विचार से यह योजना बनाई जाती है। फिर अल्पकालीन योजना, इसके नाम से पता चल रहा है कि शॉर्ट टर्म प्लान, यानी कुछ समय के लिए। हमने पहले जाना वार्षिक योजना, एजुकेशनल प्लान, फिर अल्पकालिक योजना हो गई। इस योजना की अवधि प्रायः 4 से 8 वर्ष होती है। इससे अधिक आर्थिक एवं सामाजिक विकास की राष्ट्रीय योजना में सहायता मिलती है। इस योजना की अवधि क्या होती है, 4 से 8 वर्ष होती है। इसमें राष्ट्रीय एवं इसमें आर्थिक एवं सामाजिक विकास की राष्ट्रीय योजना में सहायता मिलती है। आर्थिक विकास हम कैसे कर रहे हैं, सामाजिक विकास कर रहे हैं, इसकी राष्ट्रीय योजना में हमें सहायता मिलती है। फिर दीर्घकालीन योजना यानी लॉन्ग टर्म प्लान। अब योजना की अवधि 15 से 30 वर्ष की होती है, तो वह वार्षिक योजना कहलाती है। जब योजना की अवधि क्या होती है, 15 से 30 वर्ष, तो वार्षिक योजना कहलाती है। फिर है पाँचवां उपागम पर आधारित प्रकार क्या है, यानी योजना के उपागम पर आधारित। पहला है प्रतिमान केंद्रित उपागम, उसमें हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अन्य प्रकार पे शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। तो उपागम पर आधारित प्रकार क्या है, प्रतिमान केंद्रीय उपागम यानी मॉडल ओरिएंटेड अप्रोच, यानी जिस प्रकार का हम मॉडल बनाएंगे, प्रतिमान सेट करेंगे, उसका केंद्रित उपागम क्या, इस प्रकार की योजना किसी अन्य देश की योजना को आधार मानकर बनाई जाती है। इस प्रकार की योजना क्या की जाती है, किसी अन्य देश की योजना को आधार मानकर बनाई जाती है। जब हम तुलनात्मक
शिक्षा पढ़ते हैं तो उसमें विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षा प्रणालियों पर डिस्कस करते हैं ना, उसी प्रकार से। फिर चूँकि प्रत्येक देश की आवश्यकताएं, संसाधन, मांग, परिस्थितियां आदि पृथक पृथक होती हैं, तो इस प्रकार की योजना ज़्यादा प्रभावकारी नहीं होती। क्योंकि जब हम इस योजना प्रभावकारी क्यों नहीं होती, क्योंकि जो प्रत्येक राष्ट्र की अपनी आवश्यकताएँ होती हैं, संसाधन होता है, मांग, परिस्थितियाँ अलग होती हैं, पृथक पृथक इस प्रकार की आवश्यकताओं योजना को प्रभावकारी नहीं होती। फिर है दूसरा, आवश्यकता आधारित उपागम। मतलब इस प्रकार की योजना राज्य की परंपरागत मान्यताओं, उद्देश्यों, आदर्शों, आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। यह योजना कभी कभी इतनी अल्पकालिक हो जाती है कि वित्तीय दृष्टि से अवास्तविक बन जाती है। मतलब अल्पकालिक हो जाती है। अगर जो हम वित्तीय दृष्टि से देख रहे हैं वो अल्पकालिक, यानी छोटे समय के लिए इसको बजट का प्रावधान किया जाता है। इस प्रकार की जो कि मान्यताओं पे, उद्देश्यों पे, आदर्शों, आवश्यकताओं को ध्यान में रख के समाज का, उस राष्ट्र का क्या आवश्यकता है, उसकी क्या मान्यता है, उसको जब हम प्लान करते हैं तो वो हमारी आवश्यकता आधारित उपागम हो जाता है। फिर तीसरा है, इसमें लास्ट है, संसाधन आधारित उपागम। इस प्रकार की योजना देश में मौजूद साधनों, स्रोतों के मात्रात्मक, गुणात्मक पहलुओं के आधार पर बनाई जाती है। यह उपागम यथार्थवादी होता है, परंतु इसके विरुद्ध यह आक्षेप है कि इस उपागम से प्रेरणा नहीं मिल पाती। मतलब संसाधन आधारित उपागम क्या है, हमारा संसाधन उत्पादित, इस प्रकार की जो योजना होती है इसमें हम क्या करते हैं, देश में जो मौजूद संसाधन स्रोत हैं वो चाहे मात्रात्मक हों यानी क्वांटिटेटिव हों, या गुणात्मक पहलुओं से संबंधित हों यानी क्वालिटेटिव पहलुओं से पर हों, क्वांटिटेटिव एवं क्वालिटेटिव के आधार पर बनाई जाती है। उपागम यथार्थवादी होता है, यानी प्रैक्टिकल, यथार्थ यानी जो हम प्रैक्टिकल में क्या उसकी अनुरूप उस उपागम के रूप हम योजना बनाते हैं, परंतु इसके विरुद्ध यह आक्षेप है कि इस उपागम से प्रेरणा नहीं मिल पाती। फिर है छठा है हमारा अन्य प्रकार के हैं, अदर टाइप्स, जैसे परिणात्मक योजना हो गई, क्वांटिटेटिव प्लान। हम उसका शिक्षा का जो परिणाम निकलेगा उसको ध्यान में रख के जो हम योजना बनाते हैं, यानी शैक्षिक संस्थाओं की संख्या, नामांकन, अध्याय एवं अवरोधन, प्रयोगशाला, अध्यापकों की संस्था, कर्मचारियों की संख्या, फर्नीचर, छात्रानुपात, अवकाश की संख्या, लागत आदि पर बात की जाती है, तो उसे हम परिणात्मक योजना कहते हैं। फिर गुणात्मक योजना होती है, जब योजना बनाते समय देश काल की परिस्थितियों के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षा संरचना, पाठ्यक्रम, पाठ्य सहगामी कार्यक्रम, शिक्षण विधि, अध्यापक, शिक्षा निर्देशन, परामर्श, अनुसंधान को ध्यान में रखा जाता है, तो इसे गुणात्मक योजना कहते हैं। फिर है प्रशासनात्मक योजना, यानी एडमिनिस्ट्रेशन पर, शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निरीक्षण एवं पर्यावरण के आयामों को दृष्टि में रखकर योजना बनाई जाती है, इसे प्रशासकीय योजना कहते हैं। यानी जब हम कोई शिक्षा के विभिन्न स्तरों, प्राथमिक हो गया, माध्यमिक हो गया, उच्च हो गया, शिक्षा का प्रशासन हो, उस पर क्या होगा, आवश्यकताओं का ध्यान में रखकर जब हम निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के दृष्टि में रखकर बनाते हैं तो उसे प्रशासकीय योजना कहते हैं। फिर आर्थिक योजना, नगरीय योजना, ग्रामीण योजना, यानी आर्थिक योजना क्या हो गई, आर्थिक को जब हम योजना आर्थिक दृष्टि में, जैसे इस योजना को हम आर्थिक योजना कहते हैं। नगरीय योजना क्या हो गया, जिस योजना में नगर के विद्यालय, छात्रों की संख्या, नगर पालिका से आय के स्रोत हैं, नगर निगम द्वारा विद्यालय चलाए जाने, तो हम इस योजना को नगरीय योजना कहते हैं। फिर ग्रामीण योजना यानी रूरल प्लान हो गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों की आवश्यकता क्या है, विद्यालय में छात्रों का नामांकन, लड़कियों का नामांकन, स्कूल छोड़ देने की समस्या, अपव्यय और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के हम योजना बनाते हैं, शैक्षिक योजना। तो वो हमारी योजना बहुत से सफल होती है, उससे हम कुशल मानव संसाधन का एक उत्पादन कर सकते हैं, जो हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के, हमारे समाज में एक कुशल नागरिक होने का कर्तव्य निभा सके, ऐसी शिक्षा नियोजन करते हैं। तो आज हमने क्या जाना, शैक्षिक नियोजन के प्रकार को समझा कि शैक्षिक नियोजन के कितने प्रकार हैं, कैसे कैसे उनका विभिन्न क्षेत्रों से क्या संबंध है, इस तरह शिक्षा के स्तर से क्या उनका संबंध है, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, इस प्रकार हमने इसको समझा। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी यूनिट 5 का अन्य टॉपिक है उसको कवर करेंगे। और आज का ये सेशन, आज का ये जो वीडियो लेक्चर था, ये आपके लिए आशा करती हूँ बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको मतलब किस टॉपिक पे, क्या टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो तब तक के लिए सभी सीखने वालों को मेरा नमस्कार।